आज के ताल ठोके में मुद्दा उत्तर प्रदेश उपचुनाव का। योगी वर्सेस अखिलेश 24 का समर शेष, और समर में दांव पर लगी है वो विधानसभा की 10 सीटें जिन पर आने वाले वक्त में उपचुनाव। फिलहाल 10 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में मुकाबला 5-5 की बराबरी का है। इन्हीं 10 सीटों में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है। इस सीट को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए खुद सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचे। 3 दिन में दूसरा मौका जब सीएम योगी अयोध्या आए हैं, क्योंकि मिल्कीपुर बीजेपी के लिए महज एक सीट नहीं है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदला भी बीजेपी इसको मानकर चल रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन मिल्कीपुर के चप्पे चप्पे को योगी के मंत्री छान रहे हैं और अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए खुद सीएम योगी उतर चुके हैं। मिल्कीपुर से विधायक रहे अखिलेश यादव के करीबी अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद के सांसद। संसद से लेकर सड़क तक अवधेश साय की तरह अखिलेश यादव के साथ रहते हैं। यानी अयोध्या की जीत अखिलेश यादव के लिए सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि एक मेडल की तरह है। मिल्कीपुर जीतकर अखिलेश इस मनोवैज्ञानिक बढ़त को बरकरार रखना चाहते हैं और अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीडीए के फॉर्मूले को लगातार धार देते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए टेंशन कांग्रेस भी खड़ी कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलपुर में चुनाव की तैयारी की, वो भी तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ लड़ने का फैसला किया, लेकिन सीट का बंटवारा हो नहीं पाया। तो क्या उपचुनाव में साइकिल और हाथ का साथ मजबूत नहीं है, या मजबूती को अभी पर्दे के सामने दिखाया नहीं जा रहा? उधर बीजेपी उपचुनाव में सहयोगियों को ज्यादा जमीन देने को तैयार नहीं। खबर यह कि 10 में से 9 सीटें बीजेपी खुद लड़ना चाहती है और सिर्फ एक सीट मीरापुर की सीट अपनी सहयोगी पार्टी आरएलडी को दे सकती है। तो बीजेपी के इस कदम से अन्य सहयोगी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि निषाद पार्टी के पास 2 सीटें पहले से थी और आरएलडी के पास भी। इन चुनौतियों के बीच दोनों तरफ से जोर आजमाइश तेज, क्योंकि यही अब नतीजे तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत हिंदुत्व की लहर पर होकर के आगे जाएगी या जातीय समीकरणों के साथ उसका पार हो पाएगा। तो इसलिए आज की बहस है, क्योंकि उपचुनाव से हार के जख्म भरना बीजेपी चाहती है, क्योंकि मिल्कीपुर से हिंदुत्व की इमेज को धार देने की कोशिश है, क्योंकि हिंदुत्व वर्सेस जाति के फैक्टर की परीक्षा है, क्योंकि अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले का दोबारा इम्तिहान है, और क्योंकि उपचुनाव से यह पता चलेगा कि गठबंधन किसका भारी है। ठोकेंगे इन सारे सवालों पर ताल। उसके पहले रिपोर्ट देखिए। कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी हबका होई गे नर के मन सब रार। होए वही जो राम रची राखा। हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जातिवाद से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, पड़ाव है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। मिलकर लड़ेंगे, ये दावा है हमारा कि 10 की 10 जीतेंगे, 10 हराएंगे। जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आज के प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है। तो डिबेट शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि आज जब सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे तो उन्होंने तेवर साफ कर दिए और बांग्लादेश के बहाने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। हिंदुत्व और जातीय समीकरण दोनों को एक साथ साधने की कोशिश की। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है।
और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। शैलमणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। राजकुमार भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। अनिल यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी से। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं लेफ्ट से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में शलभ जी आपसे करना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ का आज का यह बयान, क्या ये लकीर खींचने की कोशिश है कि प्रदेश के अंदर उपचुनाव में हिंदू मुसलमान की लकीर खींच दी जाए? नहीं, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि बांग्लादेश में अगर वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में जो वहां पे हिंदू समाज के, दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ तमाम तरह का अत्याचार हो रहा है, उस पर चर्चा करना हिंदू मुसलमान की श्रेणी में कहां से आता है अनंत जी, मैं तो समझ नहीं पाता। बांग्लादेश की घटना कौन नहीं देख रहा, और बांग्लादेश पर किस प्रकार से हमारे जो कांग्रेस की राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, या और जो लोग हैं उनके इंडी गठबंधन के, उनके मुंह किस प्रकार से सिले हुए हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जब घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में फिलिस्तीन को लेकर बाकायदे उस पर चर्चा थी, बाकायदे उस पर उनके प्रति सहानुभूति थी। कम से कम 5-5 ट्वीट, 5-5 सोशल मीडिया पोस्ट राहुल गांधी फिलिस्तीन को लेकर कर चुके हैं, प्रियंका वाड्रा कर चुकी है, उनके जो इंडी गठबंधन के बाकी जो उनके सहयोगी है वो भी यहाँ पे बैठ के विलाप करते हैं, साहब फिलिस्तीन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में बहुत कुछ हो गया। लेकिन अगर इनकी जुबान नहीं खुलती बांग्लादेश, शैलमणि जी, जिस सवाल के साथ आपने अपने जवाब की शुरुआत की थी उसका उत्तर सर आपने खुद दिया। यही लकीर तो खींची जा रही है कि धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा किया जा रहा है या हो रहा है, दिखाया जा रहा है कि गाजा पर बोलने वाले बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर चुप क्यों हैं। लेकिन सवाल तो वाजिब है राजकुमार जी। नहीं, देखिए, हमें सबसे पहले तो एक बात समझनी चाहिए कि बांग्लादेश में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं या कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं चल रही है। वहाँ बगावत हुई है, वहाँ सरकार गिरी है, देश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है। वहाँ के हालात, हालांकि वहाँ जो लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हम उनकी चिंता हमें है, हम उनकी निंदा करते हैं। खासतौर से देखिए, ये क्रिस्टल क्लियर बात है सर कि वहां पर हिंदू जो माइनॉरिटी में है उनके घरों को, उनके दुकानों को, उनके मंदिरों को ढूंढ ढूंढ कर जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर हिंसा नहीं हो रही, वो हो रही है सर। नहीं, मैं वही स्पष्ट करना चाह रहा हूं, ऐसी स्थिति कतई भी नहीं है जैसी पेश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी खासतौर से इसमें आग लगाने का काम कर रही है, क्योंकि इनकी रणनीति होती है, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि सांप्रदायिक तनाव हो, हिंदू मुस्लिम पे बहस आए, चर्चा हिंदू मुस्लिम पर आए। वहां पर अगर आप देखेंगे जो हताहत हैं, जिनकी हत्याएं हुई हैं, एक भी हत्या हो किसी की भी, वो भी चिंताजनक है। लेकिन जो हुई है उनमें कितने हिंदू और कितने मुसलमान हैं? मुसलमान भी मारे गए हैं। हाँ। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता मारे गए हैं। ठीक है, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता मैं जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगा आपसे अनिल यादव। एक बात और बोलूं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनका पिटारा खाली हो चुका है, इनके पास और कोई मुद्दे तो है नहीं, ये हर विषय को सांप्रदायिक विषय पर लेकर आते हैं जी। ठीक है, अनिल यादव, मेरा सवाल आपसे है कि भाई ये अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जाती है तो बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों की बात क्यों नहीं की जा रही, और यूपी उपचुनाव से सीधा नैरेटिव जोड़ा जा रहा है? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि योगी आदित्यनाथ जी किस मुंह से बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जबकि बगल में गाजियाबाद में शाहजहांपुर के हिंदुओं को पीटा जा रहा है मुसलमान बताकर, और इन्हीं के सत्ता का संरक्षण प्राप्त एक गुंडा है जो 15-16 आदमियों के साथ जाके गरीबों की उसने झोपड़ियां उजाड़ दी, उन्हें मारा पीटा, और उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। शर्म नहीं आती? आप बांग्लादेश की बात करते हैं, आपके बगल में, आपके प्रदेश में हिंदुओं को पीटा जा रहा है, मुसलमान बताकर पीटा जा रहा है, और आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपका मुझे यह बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं? क्या वो यूपी का इशू है? आज सबसे पहले जवाब तो इस बात में देना चाहिए था कि भाई आप मिल्कीपुर गए हैं तो अयोध्या का जो मंदिर है, जहां जो हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसकी छत क्यों टपक गई? उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? वहां करोड़ों का आपने भ्रष्टाचार कर लिया जमीनों का, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? अनंत भाई, 40 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं इस समय पे। अयोध्या के बगल वाले जो जिले हैं वहां योगी आदित्यनाथ नहीं जाएंगे, मिल्कीपुर जाएंगे लेकिन बलरामपुर नहीं जाएंगे, शाहजहांपुर नहीं जाएंगे। ये किस तरीके का राज्य चला रहे हैं आप?
आप, इस नोएडा में, ये सब यूपी की शो विंडो कहा जाने वाला जो शहर है, कल 2 घंटे बारिश हुई मुश्किल से और पूरा शहर जलमग्न हो गया। आप तो नोएडा रहते हैं, आपको मैं जानता हूं कि कितनी परेशानी घर तक पहुंचने में हुई होगी। पुलिस यहां पर कैब वालों को पकड़ के लूट रही है। आपने सुना होगा वो मामला कि कुछ पुलिस वाले कैब वाले को मिलकर लूटते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। बताइए इस तरीके से प्रदेश चलेगा? और ये बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, शर्म आनी चाहिए। शुरुआत का कथन मैं बीच में टोका नहीं, नैरेटिव सर सीधा ये सेट किया जा रहा है चूंकि मुस्लिम यादव समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण, ये इक्वेशन उपचुनाव में बिगड़ ना जाए, इसलिए वहां हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के आवाज नहीं उठाई जा रही। अनंत विजय जी, सवाल मेरा आपसे ये कि क्या योगी आदित्यनाथ का यह बयान और लोगों के उठते हुए सवाल उत्तर प्रदेश उपचुनाव में एक मुद्दा बनेंगे? अनंत विजय जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? संभवतः उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। यही सवाल है कि विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूं सर, कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश उपचुनाव में, क्या एक कारगर साबित होगा या क्या एक मुद्दा बनेगा? नहीं, देखिए, ये तो धार्मिक ध्रुवीकरण की भी कोशिश कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और साथ में जातीय समीकरण की भी कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं साहब बांग्लादेश में जो हिंदू मरा है वो सारे दलित हैं, वहां तो दलित हिंदू रहते हैं, और यहाँ जो अपोजिशन की पार्टीज हैं इन्होंने आवाज नहीं उठाई, तो यहाँ की अपोजिशन पार्टीज एंटी हिंदू भी हैं, एंटी दलित भी हैं। तो ये बचकाना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं टू पोलराइज द वोट्स, जो कि काम आने वाला है नहीं। वहां पे जो हार हुई है पीडीए एक फैक्टर है, बैड गवर्नेंस भी एक फैक्टर है। आप मुआवजा देते नहीं हैं, आप सारे के सारे ठेके जो है, चाहे वाराणसी हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो, आप रिलीजियस टूरिज्म के नाम पे गुजरात से आए हुए अपने पेट बिजनेसमैनों को दे देते हैं। चाहे रोड के हो, रिवर पे ट्रॉलर्स के हो, ठेके हो, होटल्स हो, और जो लोकल दुकानें टूटी छोटी छोटी, इतने सारे लोगों की, एक आध को पैसा मिला, बड़ा इनएडिक्वेट सा, बाकियों को वो भी नहीं मिला। हर काम के लिए यहाँ पे पैसा दिया जाता है। जो रोड आपने बनाई वो धंस गई है अयोध्या में। तो बैड गवर्नेंस और करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है जिसको अपोजिशन हाईलाइट करेगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति पे ही लड़ा जाएगा। वी विल फाइट द इलेक्शन ऑन बैड गवर्नेंस आल्सो। ठीक है, रोहित अग्रवाल, मैं आपका ओपनिंग कमेंट चाहूंगा। रोहित अग्रवाल, चुनाव के साथी इस बार आप रहेंगे, बीजेपी के साथ मिलकर के उपचुनाव में रहेंगे, कितनी सीटों की बातें हो चुकी हैं अब तक? देखिए अनंत भाई, यहाँ पे कोई सीटों के बंटवारे की बात नहीं है। यहाँ पे 10 की 10 सीटें इस बार एनडीए जीतेगा। और ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है ना कि हम चुनाव जीत गए, हम चुनाव जीत गए, विपक्ष में थे, विपक्ष में है, और अगले 5 साल तक जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए दी है इनको। उसके बाद भी कहते हैं ये चुनाव जीत के आए, तो जो नैरेटिव है कि जनता इनके साथ है वो भी तोड़ने का काम करेंगे। एक आपने बहुत अच्छी बात कही, जो नैरेटिव सेट है ना कि अयोध्या जीत गई है, तो वो अयोध्या कैसे ये हारेंगे ये मिल्कीपुर की जनता दिखाएगी। क्योंकि वहां पे जब दलित बेटी के साथ समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी वहां पे बलात्कार करता है तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। और कांग्रेस के प्रवक्ता पे तो मुझे मतलब क्या ही कहूं मैं, मतलब ये नोएडा में रहते हैं तो इसलिए इन्होंने नोएडा की लोकल समस्याओं पे ही बात कर दी पूरे नेशनल डिबेट के अंदर। इनको जनता से कोई लेना देना ही नहीं है, इनको अपने घर के बाहर भी लोकल है क्या भाई? पूरा देश आपके ऊपर शर्मसार करने की बातें कर रहा है भाई, आपको चिंता नहीं है। और टीएमसी के नेता ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? जहां पे बीएसपी के दलित नेता को गोली मार दी जाती है वहां पे इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, वहां पे गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे ये, वहां पे इनको दिखाई नहीं पड़ता कि दलितों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है केरल के। रोहित अग्रवाल, मैं वापस अपने सवाल को दोहरा देता हूं कि गठबंधन में आप हैं, सीटों को लेकर चर्चा क्या हो चुकी है? इनको सीट नहीं, हमारी बिल्कुल चर्चा हो चुकी है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ, और हमारी बिल्कुल स्थिति हमारी साफ है कि 10 सीटों की मांग है आपकी? चुनाव लड़ेगा और हम 10 की 10 सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर कहीं ना कहीं साथ में जमीन पे काम कर रहे हैं। और इस बार हमारा सिर्फ लक्ष्य रोहित, गठबंधन में सर ये चीजें साफ होनी चाहिए कि चुनाव में जा रहे हैं तो किसके पास कितनी सीटें। यही सवाल मैं राजकुमार भाटी जी और अनिल यादव से भी पूछूंगा, लेकिन उसके पहले जरा आप जवाब दीजिए कि मुलाकातें तो नेताओं की हो गई हैं, मुलाकात में फल क्या निकला? 1 सीट, 2 सीट, 3 सीटें, कितनी सीटें आप लोग मांग रहे हैं? देखिए, हमारा जो गठबंधन है यहाँ पे स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे के साथियों का सम्मान होता है। यहाँ पे अगर हम 10 सीटें लड़ रहे हैं तो हम 10 सीटें एक साथ। अभी आदर्शवादी बातें होती हैं सर, राजनीति में रह के राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ना हो, ये चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा ना हो, ऐसा होता नहीं है सर। ये गठबंधन, धर्म निभाना, ये सब बातें कहने में और किताबों में अच्छी लगती हैं।
अनंत जी, हम तो ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन। ठीक है शलभ जी, मैं वापस आपकी बात में आ जाता हूं, दोनों चीजों का आप उत्तर दीजिएगा। जो बांग्लादेश को लेकर के नैरेटिव पर जो काउंटर किया गया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से वो, और दूसरा गठबंधन धर्म में सीटों के बंटवारे को लेकर हालात क्या है? देखिए, अभी हमारे अनिल यादव जी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त बोल रहे थे कि योगी जी विदेश मंत्री हैं, तो क्या राहुल गांधी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे क्या, जो फिलिस्तीन पर आंसू बहा रहे थे? प्रियंका वाड्रा क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की चेयरपर्सन थी क्या, कि वो फिलिस्तीन पे आंसू बहा रहे थे? देश तो यही पूछ रहा है कि फिलिस्तीन पे इतने आंसू, घोषणा पत्र में भी आपने चर्चा कर दी, और किस प्रकार का नैरेटिव फैलाना कि नहीं साहब बांग्लादेश में दंगे नहीं हो रहे हैं। अरे बांग्लादेश के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर जिनका नाम आ रहा है, उन्होंने अपने पहले प्रेस स्टेटमेंट में अपील की है कि अल्पसंख्यकों पर मत हमले करो। वहां पर मंदिर जलाए जा रहे हैं, वहां पर दलितों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, दलित बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। और जोगेंद्रनाथ मंडल जी को भूल गए क्या? जोगेंद्रनाथ मंडल जी, जिनको बाबा साहब ने कहा था कि मत जाओ पाकिस्तान, आप दलित समाज के लोगों को लेकर पाकिस्तान जा रहे हो, भारत में हिफाजत से रहोगे। जोगेंद्रनाथ मंडल जी गए थे, वही हाल आज बांग्लादेश में दलित परिवारों के साथ हो रहा है। लेकिन क्योंकि उन दलितों का वोट नहीं है कांग्रेस पार्टी को पाना, इसलिए नहीं बोलेंगे। आज ये फिलिस्तीन में बोलेंगे पर बांग्लादेश में नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं सीट बंटवारे पर बात करूंगा सर, लेकिन अनंत विजय जी से मैं इस पर कमेंट लेना चाहूंगा। अनंत विजय जी, क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के अंदर हिंदू और मुसलमान की परिपाटी खींचने के लिए बांग्लादेश में हुए दंगों का सहारा लिया जाएगा, और क्या वो फॉर्मूला कारगर रहेगा? देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। मुझे बहुत अफसोस है कि जो लोग वहां के विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या और निर्दोष हिंदुओं की हत्या को एक तराजू में रखकर तौल रहे हैं। ये बहुत कायदे से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि वहां सब लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो विपक्षी दल के नेताओं की हत्या, इस तरह के जो क्रांतियां, कथित क्रांतियां होती हैं, उसमें स्वाभाविक हैं, उसमें खून बहता है। लेकिन उन निर्दोष हिंदुओं का क्या, वो तो सिर्फ धर्म के आधार पर मारे जा रहे हैं, वो राजनीति के आधार पर नहीं मारे जा रहे। तो इसलिए कृपया, वो भारत के नागरिक हैं और भारत से उनका एक रागात्मक संबंध है। अगर उनकी वहां हत्या हो रही है तो सारे दलों को एक स्वर में, और अगर आपको लगता है किसी तरह से कि उसका उपयोग यहाँ हो जाएगा राजनीति में, तो आप एक बार हिंदुओं की हत्या की निंदा तो कर दो, इनकी राजनीति खत्म कर दो जी। पर आपको जो है वो अल्पसंख्यकों की राजनीति करनी है। आपको अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए किसी भी हद तक, चाहे बहुसंख्यक जनता की, चाहे हिंदुओं की कितनी हत्या हो जाए। अभी विभाजन विभीषिका दिवस आने वाला है, कल को तो आप ये भी कह दोगे कि विभाजन विभीषिका दिवस पर जो हिंदुओं की हत्या हुई थी वो सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है झेलम में 400 लोगों को काट के बहा दिया गया था, वो किताबें आ रही हैं इस तरह की, तो आप कहोगे ये तो चुनाव के लिए हो रहा है। अरे सत्य है, सत्य को तथ्य की तरह स्वीकार करना चाहिए और उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। अगर आप जस्ट होने का दावा करते हो, आप सेकुलर होने का भी अगर दावा करते हो कथित तौर पर, तो राजकुमार भाटी जी जवाब दीजिए इस बात का, क्या वाकई में, क्योंकि देखिए ये नैरेटिव है, ये पब्लिक डोमेन में नैरेटिव है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट MY इक्वेशन तो बहुत पुराना कहा गया था, मुस्लिम वोट बहुत प्राथमिकता पर रहते हैं। और अगर ये कह दिया गया कि बांग्लादेश के अंदर जो मेजॉरिटी है जो इस्लामिक को मानती है वो माइनॉरिटी यानी हिंदू पर अटैक कर रही है, तो यहां चुनावी नुकसान हो सकता है। नहीं, मुझे तो अनंत विजय जी की इस बात पर बड़ा आश्चर्य है कि कौन व्यक्ति होगा जिसे दुख नहीं होगा बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। का सर पिछले एक हफ्ते में एक भी ट्वीट नहीं। हमारे नेता या हमारी पार्टी या हम सर्वदलीय मीटिंग हुई थी जी, सरकार ने बुलाई थी। उसमें हमने अपनी पार्टी का पक्ष रख दिया, हमें उनकी चिंता है और अल्पसंख्यक समाज जहां भी है उसकी रक्षा करना सरकार का पहला कर्तव्य बनता है। दूसरी बात, ऐसा कौन मूर्ख मुसलमान होगा इस देश में जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पे खुश हो गया, वो वोट देगा इस बात पे? कोई पार्टी ये सोचेगा अगर मैं उनकी निंदा करूं तो मेरी वोट कट जाएंगे? मैं इसे मेरी मूर्खता मानता हूं और अपरिपक्व बात मानता हूं। ये कोई इशू ही नहीं है। सवाल यह है, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। उनके घरों पर, मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, सरकार तुरंत उन पर रोक लगाए, इसकी चिंता हमें भी है, पूरे देश को है। लेकिन हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर देश में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, भारत की शांति भंग करना चाहते हैं। कैसे फैलेगा सर, ये तो बताइए। अगर ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी पर हमले हो रहे हैं
अगर ये कहा जा रहा है तो देश में विद्वेष कैसे फैल अनंत जी, जाएगा? मैं बता रहा हूं कैसे फैलेगा। आप सोशल मीडिया चेक कीजिए, इनकी जो आईटी सेल है, इनके जो ट्रोलर हैं और इनकी पार्टी से जुड़े जितने तमाम लोग हैं, जिनके मोदी जी के फोटो और वो लगा रखे, जिन्होंने अपने अपने उसमें सोशल मीडिया अकाउंट में, वो तमाम ऐसी ऐसी फोटो, ऐसे ऐसे वीडियो डाल के लोगों में गुस्सा भर रहे हैं। देखो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमला। सर हो रहा है ना बांग्लादेश अंदर कि नहीं हो रहा है? तो मतलब उसमें इस देश में भी झगड़े शुरू कर दें क्या? मैं कह रहा हूं हो रहा कि नहीं हो रहा? मैं कह रहा हूं उन्हें हमारी चिंता उन्हें कंट्रोल करने नहीं हो रहा है वहां पर, उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पेश कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है। हिंदुओं का नरसंहार वहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस तरह नहीं, दुकान लूटी जा रही है, नाम पूछ करके छोड़ा जा रहा है, और नाम अगर हिंदू निकला तो उसको जलाया जा रहा है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुनिए, एक बात आप अच्छी तरह, आप प्रबुद्ध पत्रकार, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। वहां पर सत्ता पलट हुआ है। जो पार्टी सत्ता में थी, अवामी लीग, उस पार्टी के समर्थकों पर सब जगह हमले हो रहे हैं। और जो हिंदू है वहां का, वो ज्यादातर उनका समर्थक है, इसलिए वो सोशल मीडिया की बात राजकुमार जी, तो मैं इस बात से जो है इस बात को नहीं नकार रहा कि हिंदुओं पर हमले नहीं हो रहे। जो कि हिंदू थे, प्रोटेस्ट में शामिल थे, प्रोटेस्ट खत्म हुआ, उनके ऊपर हमले होने शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं कि खाली जो मुखालफत में थे उनके ऊपर हमले हो रहे हैं सर, हुए हैं। और मेरी मंदिरों पर भी हमले हुए हैं, घरों पर भी हमले हुए हैं। कि अगर आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो आपको ये बात उठानी चाहिए। और अगर नहीं उठाते तो सीधा एलिगेशन आपके ऊपर है कि भाई मुसलमान वोट बैंक की फिक्र आपको है, आप इसलिए वो बातें उठा नहीं रहे हैं। शलभ त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी मैं आ रहा हूं अनंत जी आपके पास। शलभ जी, देखिए मैं बड़ा हैरान हूं अनंत जी, बहुत अच्छे मित्र है राजकुमार भाटी जी हमारे, कह रहे हैं कि जो शेख हसीना जी के समर्थक हैं उन पे हमले हो रहे हैं। तो शेख हसीना जी के समर्थक कितनी मस्जिदों पे हमले हुए, जरा मुझे बता दीजिए कि शेख हसीना जी के जो समर्थक थे उनके धर्मस्थलों पे कितने हमले हुए? केवल मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, दलितों पे हमले हो रहे हैं। और मुझे अफसोस होता है कि आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक तरफ बांग्लादेश में दलित हिंदू मारा जा रहा है, आप उसको स्वीकार नहीं करते। राजकुमार भाटी जी ने दूसरी बात कही कि बांग्लादेश में हो रहा है तो आप यहाँ पे क्यों परेशान है? राजकुमार भाटी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा सलमान भाई, ऐसा नहीं। आप मिसकोट मत करिए, सुन लीजिए, आपने कहा ना मिसकोट मत करिए। परेशान हम भी हैं, परेशान होना चाहिए। सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। डेनमार्क में और फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून छपा, आप ही की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। कार्टून छपा डेनमार्क में, कार्टून छपा फ्रांस में, और आपने बाकायदे अनुमति दी और यहाँ पर भीड़ निकली, अराजक तत्वों को भीड़ निकली। आपने लखनऊ में देखा होगा, भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई, ठीक है, भगवान जैन जी इन लोगों के सर फोड़ दिए गए। इन चीजों के हम लोग सर इतिहास में ना जाएं, तो इतिहास में जाएंगे तो आज के मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं वापस चर्चा को ट्रैक पर लेकर आ रहा हूं अपनी बात सर, मैं वापस चर्चा को ट्रैक पर लेकर आता हूं सर, कि उपचुनाव के अंदर क्या इस बांग्लादेश को लेकर दिए गए बयान आपके लिए सहायक साबित होने वाले हैं? शलमणि जी, मैंने कहा कि बयान इसलिए ये घटना है और कौन उद्वेलित नहीं है। अनंत जी मैं आपसे पूछता हूँ, राजकुमार जी की उद्वेलना मुझे दिखी, ये पार्टी में है, नहीं बोल पा रहे, इनके अंदर भी उद्वेलना है, इनके अंदर भी तकलीफ है। कौन उद्वेलित नहीं होगा? बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको सड़क पे खींचा जा रहा है, उनको उठक बैठक कराई जा रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है, क्या किसी को तकलीफ नहीं होगी? और फिलिस्तीन पे बार बार राहुल गांधी बोलते रहे, बार बार प्रियंका वाड्रा बोलती रही फिलिस्तीन अपने घोषणा पत्र में। ये बात पब्लिक डोमेन में है सर, हालांकि मैं सिर्फ इसी चर्चा पर हम लोग आगे नहीं जाएंगे, वापस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के आ जाता हूं। जो शुरुआत मेरी थी रोहित अग्रवाल से सीट बंटवारे को लेकर के, तो राजकुमार जी और अनिल यादव दोनों बराबर खड़े हुए हैं सर। अब जरा आपस में सहमति से बता दीजिए कि उपचुनाव में 10 में से कितनी सीटें किसके पास हैं? मैं वापस ट्रैक पे आ जाता हूं। राजकुमार जी शुरुआत में आपसे दो जवाब मैं देना चाहूंगा। पहली बात तो सीटों का बंटवारा चैनल पर नहीं होता है, सीटों का बंटवारा सर हुआ कि नहीं? बता रहा हूं, बोल रहा हूं, नहीं अभी नहीं हुआ है। जैसी चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव की डेट आएगी, बहुत प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, बहुत एक राय के साथ हमारा बंटवारा हो जाएगा। किस आधार पर बंटवारा होगा सर? नहीं, आधार हम क्यों बताएं चैनल पे? वो हम बंद कमरे में बात करेंगे। मतलब गठबंधन करेंगे तो आधार बताएंगे आप, गठबंधन करेंगे तो आधार बताया जाएगा, सीटें बांटेंगे, नेता चुनेंगे तो आधार नहीं बताएंगे। देखिए, पार्टी की पॉलिसी, पार्टी की रणनीति, पार्टी के गठबंधन के क्या क्या वो हैं, वो चैनलों पर डिबेट नहीं हुआ करती, गली में खड़े होकर नहीं होती, वो बंद कमरों में बैठ के होती है। हम तय कर लेंगे, लेकिन हम मिलकर लड़ेंगे। यहाँ पर हैं हम लोग, लेकिन हम मिलकर के अंदर हम 3 ही लोग हैं, तो बंद ही कमरा बता दीजिए आप। कितने दर्शक आपका चैनल देख रहे हैं, आप बंद कमरा बता रहे हो। वो आपकी पार्टी के अंदर, लेकिन नेता जो बंद कमरे के अंदर डिस्कशन करते हैं, पब्लिक डोमेन में चली जाती है बातें। लेकिन मैं वही हम कह रहे हैं कि यहाँ डिस्कशन कर लीजिए, पब्लिक डोमेन में चली जाएगी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, रोहित भाई की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मुझे रहम आया। पहले अनिल यादव को बोलने दीजिए सर इस बात को लेकर के। अनिल जी, कांग्रेस की मांग है कुछ कि भाई 2 सीटें, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, इतनी तो हमें मिलनी चाहिए कम से कम।
देखिए, पिछली बार भी यही बातें हुई थी, तमाम तरह की षड्यंत्र और साजिशें रची गई कि किसी तरीके से इस गठबंधन में खटास डलवाई जाए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि यह गठबंधन बहुत अच्छे से उपचुनाव लड़ेगा और 10 की 10 सीटें जीतेगा। कौन कितनी सीटें लड़ेगा इसको शीर्ष नेतृत्व बैठ के डिसाइड करेगा, और जब ये क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले अनंत भाई आपके पास आके बताएंगे कि आप इसको ब्रेक कर दीजिए, लेकिन स्ट्रेटेजी के तहत अभी नहीं बताएंगे। जहां तक बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2 पार्टियां हैं, सपा और कांग्रेस, वहां तो आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं। मुझे याद है सर, लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भारत जोड़ो यात्रा का वेलकम करना था, वो सीटों की खटास ही थी कि अखिलेश यादव पहुंचे नहीं थे शुरुआत में। लेकिन अंततः क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया, और इस बार साफ कर देंगे। ऐसा ही होगा इस बार भी। मैं तो ये कह रहा हूं, हम तो 2 लोग हैं, 2 अलग अलग पार्टियां हैं, वहां तो आधा दर्जन पार्टियां हैं। वो साथी अभी कह नहीं पा रहे, वो एक सीट के लिए भी कंफर्म नहीं है जहां पर उनका सिटिंग एमएलए था। वो कह रहे 10 की 10 एनडीए लड़ेंगे। अगर एक से दूसरी मिल जाए तो आप बता दीजिएगा। अभी तो अनुप्रिया पटेल जी ने बात शुरू करी है, अभी निषाद जी मांगेंगे, राजभर जी मांगेंगे, तो किस किस को बांटिएगा? अभी तो कांग्रेस का हाल अभी तो आपको इनके बारे में सोचना चाहिए। तो अगर इतिहास की परिपाटी पर जाएंगे तो मुश्किल आपके सामने भी आ जाएंगी, भाई कितनी सीटें मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी गठबंधन में। नहीं, हम लोग, मैंने कहा कि हम 2 लोग, हमारी तो 2 पार्टियां बैठ के डिसाइड होगा और स्ट्रेटेजिकली डिसाइड होगा, इस तरीके से चुनाव लड़ाया जाएगा। आनंद विजय जी, ये स्ट्रेटेजी है कि सीटें अभी तक ना घोषित करना, या आपस में सीटों को लेकर सहमति ना होना, या अनिश्चितता है, जैसा कि सीट बंटवारे के दौरान लोकसभा में भी देखा था हम लोगों ने? अनंत जी, मैं इस पे आऊं, लेकिन एक मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा दूं कि हिंदुओं के हत्या की जब मैंने बात की तो राजकुमार भाटी जी को वो मूर्खतापूर्ण लगा। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कहा ऐसी कोई संजीदा व्यक्ति नहीं। अनंत जी, आपके समझने में कुछ गलती रही है, मैंने तो कोई टिप्पणी नहीं की। आप जैसा जहीन व्यक्ति ऐसे शब्दों, अनंत जी ऐसी कोई टिप्पणी हुई नहीं है, आपने पता नहीं कहां से सुन लिया। मुझे बड़ा अफसोस है भाटी जी कि आपने ऐसा, अरे बेवजह। चलिए, मैंने तो आपके कमेंट में कोई टिप्पणी की नहीं, बिल्कुल भी। आप कोई गलतफहमी है आपको। चलिए, दर्शक देख रहे हैं, छोड़िए, समय व्यर्थ बर्बाद न करते हुए हम आते हैं इस चर्चा पे कि जिस प्रकार से आप अभी अनंत आपने पूछा है कि क्या सीटों के बंटवारे में किसी प्रकार की दिक्कत होगी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के इन 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होंगे, अभी तो तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, अभी हम थोड़ा जल्दबाजी में अटकल लगाने लग रहे हैं। तो जब एक बार घोषणा हो जाएगी तब सारी चीजें समझ में आएंगी। और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उनको ये अपने नेतृत्व को एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से लोकसभा में अपेक्षा के अनुसार सीटें नहीं मिल पाई और समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी हो गई, तो उसमें योगी आदित्यनाथ को यह साबित भी करना है कि उनकी पार्टी, उनकी लोकप्रियता, उनका दबदबा अभी कायम है। अगर 6 या 7 सीटें वो जीत जाते हैं तो फिर जितने तरह की बातें, चर्चाएं चल रही हैं, और जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इन सब लोगों के बीच में बैठ के बंद कमरे की बात कर रहे थे। बंद कमरे से भाटी जी जो भी बात होती है निकल ही जाती है। कमलनाथ जी वाली बात बंद कमरे में आप लोगों ने मध्य प्रदेश में की थी, बाहर ही आ गई थी, तो अभी भी बाहर आ जाएगी। वो लेकिन तो बंद कमरे की कुछ और बातें भी अनंत जी बाहर आई थी, वो थी सीएम और डिप्टी सीएम के आपस की जो खटास है। गठबंधन की बात तो शलमणि जी बाद में होगी, अंदरूनी सब ठीक है सर। कि इस लोकसभा, इस विधानसभा सीटों के परिणाम से वो जो तमाम कयास खटास के, नेतृत्व परिवर्तन के, किसी को हटाने के, किसी को मंत्री बनाने के जो कयास लग रहे हैं, उन सब पर विराम लगेगा। ठीक है सर, लेकिन एक इनपुट और अनंत जी, जवाब में चाहूंगा कि शलमणि त्रिपाठी दें। घोषणा नहीं कर पा रहे वो इनपुट शलभ जी ये है कि सुपर 30 की कोई टीम बनी है, घोषणा तो मैं ही कर सकता हूं जी। शलमणि जी, ये कहा जा रहा है कि भाई सुपर 30 की कोई टीम बनाई गई है, हर एक विधानसभा के लिए 3-3 मंत्रियों को दारोमदार सौंपा गया है, सुपर 30 में दोनों डिप्टी सीएम नदारद हैं। आपकी जानकारी मुझे लगता है दुरुस्त नहीं है। आपकी जानकारी उसी प्रकार की है जितना मुझे लगता है पिछले 1 महीने के दौरान चला कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कौन दिल्ली लैंड कर गया, कौन सी गाड़ी से निकल गया। तो ये आपके लिए विषय हो सकता है। सर, इस पेशे में आप शलभ जी रहे हैं, और भाव भंगिमाओं का, मुद्राओं का कैसे अर्थ निकाला जाता है, आप बेहतर तरीके से समझते हैं। नहीं, मैं दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन कितनी सच्चाई होती है अनंत भाई, ये भी आपको पता है कि हम इस पेशे में रहे, इसलिए इस बात को जानते हैं कि एक खबर को लेकर उड़ के जब कोई एक्सक्लूसिव करता है तो उसके फॉलोअप के चक्कर में कितनी फर्जी खबरें प्लांट हो जाती हैं, ये भी आपको खूब पता है। तो मैं कोई आप पे कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। तो डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सर, ब्रेकिंग आप ही कर दीजिए कि गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा, फिर बाकी कयासों का इंतजार कोई रहेगा ही नहीं हम लोगों को।
नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। और इस सवाल पे मैं राजकुमार भाटी जी से सहमत हूँ। देखिए, सारी बातें टीवी चैनल में बैठ के चर्चा नहीं होती। कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, कोई तो सहमत हो। ये सहूलियत की सहमति बड़ी मजेदार होती है सर जी। नहीं, वो बैठ के चर्चा करते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं। हर किसी को अधिकार है, ये लोकतंत्र। ठीक है सर। अनिल यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। देखिए, मेरा तो सिर्फ एक छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं गठबंधन पर, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो 2 पार्टियां वहां पर डिसाइड होना है। पहली बात तो इनके यहाँ आधा दर्जन पार्टी है, दूसरा इनकी पार्टी में आधा दर्जन खेमे हैं कि कौन सी सीट का टिकट कौन डिसाइड करेगा। तो मुझे लगता है इनके लिए बड़ी चुनौती है कि पहले इनको आपस में समन्वय बनाना पड़ेगा। अनिल यादव, आपकी जो सहयोगी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके अंदर भी है। शिवपाल यादव को लेकर हाल ही के दिन में क्या कयास लगे और किस किस को अलग अलग दारोमदार सौंपा गया, सिर्फ चर्चाएं हैं, वो सब पुरानी बात है। अनिल यादव, आपने 2017 का दौर भी देखा जब पार्टी के अंदर डिस्प्यूट हुआ था, उस वक्त तो आप नजदीकी थे। अगर मैं आज की बात करूं तो मुझे लगता है कि रिजल्ट जनता ने दिखा दिया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ रही है। और क्योंकि अनंत जी ने एक बात कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण नहीं, ये चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसका कारण है क्योंकि देखिए, इस प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य ये है कि 2 बार बहुमत की सरकार बनाने के बाद इस प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता चुनाव है, ना कि प्रदेश की जनता। कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं हो रही है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक्स पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप बात करते हैं जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता से इररिलेवेंट बात है, उसके ऊपर आप पूरी चर्चा करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी बताएं ना कि भाई एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे क्यों सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है। बताएं ना कि भाई इतनी बेरोजगारी क्यों है कि भाई 50,000 भर्तियां निकलती है और 60 लाख बच्चे उसको भरने जाते हैं। बताएं ना कि पुलिस क्यों आखिरकार खुद अपराधी बनी हुई घूम रही है। पॉलिटिकल पार्टी लेकर के सभाओं में नहीं आते अनिल जी। लोकसभा के अंदर भी आरक्षण खत्म हो जाएगा और लाल किताब दिखा करके नैरेटिव बनाया गया था। अनंत भाई, चुनाव की भी तारीखें भी घोषित नहीं हुई, लेकिन ये सिर्फ चुनाव ही लड़ेंगे। अगर सिर्फ चुनाव ही लड़ा जाएगा तो दारोमदार हर पार्टी का है। जनता काम कब होगा? ठीक है, विवेक शिवाजी बताइए मुझे, आपका एनालिसिस क्या कहता है सर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के? विवेक जी, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन लगता है जैसे इंटरनेशनल चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश को यूपी के चुनाव में चीफ मिनिस्टर घुसा करके लेकर के आए हैं। यहाँ शलभ त्रिपाठी ने पैलेस्टीन का एक एग्जाम्पल दिया। पैलेस्टीन सर इस देश की एक नीति रही है जिसमें आपकी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पैलेस्टीन को सेपरेट स्टेट बनाने में समर्थन दिया था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने भी जब हमास का अटैक भी हुआ था तो उसका खंडन करते हुए भी पैलेस्टीन स्टेट का जो एक हिस्टोरिकल स्टैंड है इंडिया का, उसको उसी को सबने समर्थन दिया है। तो ये मत सोचिए कि पैलेस्टीन हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। पैलेस्टीन एक मुस्लिम इशू नहीं है। सऊदी अरेबिया जैसे ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पैलेस्टीन के इंडिपेंडेंट स्टेट के समर्थन में आज नहीं है। पहली चीज में आपको विवेक जी, हम लोग वापस यूपी पे आ जाते हैं सर, वापस यूपी के परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं और बात हम लोग कर लेते हैं पीडीए को लेकर के। क्या आपका रुख दिखाई पड़ता है आपको? हिंदुत्व की राजनीति क्या इस बार उपचुनाव में काम करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, ये अब हिट एंड ट्रायल की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ट्राई करने की कोशिश कर रही है। पहले इनका बड़ा क्लियर स्टैंड होता था कि हिंदू वर्सेस मुसलमान कराओ, किसी ना किसी तरीके से वोट पोलराइज होगा, अक्रॉस द कास्ट हिंदू एक तरीके से यूनाइट होकर के हमको हिंदुओं का चैंपियन मानते हुए वोट करेंगे। वो रणनीति इनकी फेल हो गई। इनका गवर्नेंस इतना पुअर था कि जो हिंदू समुदाय के लोग भी समझ गए कि अपार्ट फ्रॉम, तो विपक्ष ने इसको काउंटर कैसे किया सर? नहीं, हमने इसको काउंटर किया। सबसे पहले बैड गवर्नेंस इज वन पार्ट। दूसरा, ये सच्चाई है कि ये पार्टी रिजर्वेशन के ज्यादा फेवर में नहीं है। इनके कई प्रवक्ता टेलीविजन पे आके यहां तक बोलते हैं कि जो जातीय समीकरण है ये अंग्रेजों की देन है। तो ये लोग उस समस्या को, रूट ऑफ द प्रॉब्लम को अटैक नहीं करना चाहते हैं। ये उसको किसी ना किसी तरीके से हिंदू धर्म और सनातन धर्म को जस्टिफाई करने के चक्कर में ये रिजर्वेशन तक को एक तरीके से स्क्रैप करने की बात करते हैं या हिंट करते हैं। ये फैक्ट है। ये कहते हैं साहब सनातन धर्म तो इतना खूबसूरत है कि इसमें जाति की जो समीकरण थे वो कभी थे ही नहीं। हालांकि विवेक श्रीवास्तव, मेरी याद में सर ऐसा कुछ रहा नहीं जहां संविधान खत्म करने की कोई औपचारिक बातें पार्टी की तरफ से कही गई हो, किसी पार्टी की तरफ से, या फिर संविधान को खत्म करने की बातें कही हो। संविधान खत्म करने का जो नैरेटिव था लोकसभा चुनाव में चला था, आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव था जिसकी बातें अगर आप कर रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव तक रहा है सर। 10 सेकंड लूंगा सिर्फ आपके में। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे सनातन धर्म में जाति व्यवस्था है ही नहीं। जब मैं कहता हूं कि भगवत गीता तब में लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था है तो उसको भी नकारा जाता है। सर, पॉलिटिकल पार्टी जाति जनगणना की बातें कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी जाति के जनगणना की बातें कर रही हैं, आप करें व्यवस्था नहीं है। क्यों ना करें सर? अगर वेलफेयर देना है तो जब तक आप स्टैटिस्टिक, मैं कह रहा हूं विवेक जी, पॉलिटिकल पार्टी जाति के जनगणना की बातें कर रही हैं, आप करें व्यवस्था नहीं है सर। नहीं सर, एक मेरी बात सुन। अगर आप जाति जनगणना नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा किस कम्युनिटी का क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है, कितने लोग हैं, कहां है, किसको वेलफेयर चाहिए, किसको नहीं चाहिए? तो आपको स्टैटिस्टिक्स तो चाहिए। तो जातीय जनगणना कोई वोट, इसको वोट से आप मत जाड़िए ना। ठीक है, आपको आपके काउंटर में सर रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित जी,
नहीं, पहले तो एक बार ये डिसाइड कर लें कि इनको जनता की तो जाति समझनी है, जनता में तो भेदभाव कराना है इनको जाति के नाम पे, पर इनकी जाति जब सदन में पूछ ली जाती है तो इनको गुस्सा आ जाता है ना। अगर राहुल गांधी जी से जाति पूछ लिया तो अखिलेश यादव जी को गुस्सा आ जाता है, तो ये तो समझना पड़ेगा ना। और दूसरी चीज, मैं तो राजकुमार भाटी जी की पार्टी की दाद देना चाहूंगा। कांग्रेस जिसका उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं बचा है, उसके प्रदेश अध्यक्ष कल इनको आंख दिखा रहे थे, कह रहे थे 5 सीटें लेंगे, 5, 10 में से 5, और यहाँ पे अनिल यादव लीपापोती कर रहे हैं कि वो तो हम डिसाइड कर लेंगे बंद कमरे में। ऐसा नहीं है सर, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा। ये बातें लोकसभा चुनाव तक बीत चुकी हैं, उसके बाद कांग्रेस ने अपने अस्तित्व को पुनर्जीवित करने की कोशिश शुरू कर दी है। अनंत भाई, इनके बीच में बंद कमरे जैसा कुछ नहीं है। इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कल साफ कर दिया है कि 5 सीटें लेंगे वरना गठबंधन गया, ये साफ कर दिया है। ठीक है, कांग्रेस के पुनर्जीवन की बात आती है तो कमेंट में चाहूंगा आपसे, ये लगातार कहा जा रहा था, ये भी पूछ लीजिए कितनी पार्टी कितने सांसद है, ये बता सकते हैं। रोहित जैन जी, आप दोनों के पास में आ रहा हूं, अनंत विजय जी, लगातार कहा गया कि भाई राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव के बाद रिलॉन्च हो चुके हैं राजनीति में, और यूपी उपचुनाव में परफॉर्मेंस ऐसी होगी कि राहुल गांधी ब्लॉकबस्टर साबित कर देंगे अपने आप को। अनंत, राहुल गांधी तो लगातार हर चुनाव के बाद रिलॉन्च होते रहे हैं। राहुल गांधी पहली बार थोड़ी ना रिलॉन्च हुए, 2004 में रिलॉन्च हुए, 2009 में रिलॉन्च हुए, 2009 में जब उत्तर प्रदेश में सीटें आई मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए भी इस तरह की भाषा, काउंटर आपके पास में आऊंगा सर, काउंटर आप, ये गलत बात है। इस तरीके से आप लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए रिलॉन्च की क्या बात हुई? कोई रॉकेट है रिलॉन्च हो रहे हैं, ये क्या भाषा हुई? अरे देश के नेता के चुने हुए सांसद है भाई, लाखों लोग जिसको चुन के भेजते हैं, कई बार के सांसद की भाषा नहीं, अनंत जी गलत नहीं, एक सेकंड सुनिए, गलत बात है, बातें पूरी कर लें। और रिलॉन्चिंग का शब्द कहां से ये टॉस हुआ था, मैं इसका इतिहास बता दूंगा। अनंत जी, अनंत, मैं रिलॉन्च शब्द से पलट के कहता हूं कुछ। मैं कहता हूं राहुल जी का अवतार होता है, ये तो ठीक है, अवतार तो भगवान का होता है, तो बड़े नेता हैं। राहुल जी पहली बार राजनीति में आए हैं, राहुल जी उससे पहले नहीं थे राजनीति में, ये क्या बात है? हार जीत चली रहती है, हार जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे थी, आज बहुमत पे आ गई। अनिल जी, मैं तो छवि के अवतार की बात कर रहा हूँ, आप तो एकदम से उसको फिजिकल अवतार मान रहे हैं। मैं तो छवि की बात कर रहा हूँ, नाराज मत होइए। और राहुल गांधी ने अपना को मजबूत किया है सर, राहुल गांधी जैसे राहुल गांधी का अवतार हुआ, पहले कुर्ता पैजामा पहनते थे, तो इस तरह से कई बार, जैसे पहले बीच में जब 2000 कुर्ता पहन लेंगे तो आपका अवतार हो जाएगा क्या? तो मोदी जी के तो 200 अवतार हो चुके हैं, अगर 200 पर डे मोदी जी के 200 अवतार हो रहे हैं, क्योंकि दिन में 10 बार 20 बार। अगर ड्रेस से आप अवतार गिन रहे हो तो जितने मोदी जी के अवतार हुए इतने दुनिया में किसी के नहीं हुए। अच्छा, एक करके हम लोग बात अच्छा लग रहा है कि आप कांग्रेस के कमजोर पड़ते तड़कों में अपनी लौ लगा रहे हो, अच्छी बात है, आप लगाते रहो। आपकी गठबंधन धर्म है सर, जरूरत है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में भी। जब भी राहुल गांधी की बुरा लग रहा है भाई, पैमाना एक रखिए ना, जब कपड़ों के आधार पर आप अवतार बता रहे हैं तो वहां भी कहिए। अच्छा लगा मुझे ये बोनहोमी चुनाव में बनाए रखिएगा। आपकी नजर नहीं लग पाएगी गठबंधन को। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे क्या लेना देना, मैं तो सिर्फ आप लोगों से ये कह रहा हूं कि राहुल जी जिस प्रकार, अरे कांग्रेस पार्टी क्या बात कर रहे हो आप लोग, अब चलो सुन लो हकीकत। 2.5% वोट पे खड़े हो आप लोग, 2.5% वोट पे खड़े हो विधानसभा में, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। तो पहले वोट शेयर तो बढ़ा लो अपना उत्तर प्रदेश में। लेफ्ट वाले लोग कहते हैं लेफ्ट कहीं एक्सटिंक्ट हो गया, उनकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अरे दरअसल ये एक अंतरराष्ट्रीय कुचक्र है आनंद, जहां सिविल सोसाइटी के लोगों के मार्फत एक नया नैरेटिव खड़ा किया जाता है। वो तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थी, 240 सीटें आ गई, नहीं तो कुचक्र तो इससे ज्यादा का रचा गया था। अरब स्प्रिंग से लेके देख लीजिए बांग्लादेश तक, ये सब जो सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं, इनको आगे बढ़ा के सामने कर देते हैं, और सब 5 साल में इथियोपिया से लेके, ट्यूनीशिया से लेके, अल्जीरिया से लेके, मिस्र से लेके, सब जगह सिविल सोसाइटी वाले फेल हुए हैं। तो ये सिविल सोसाइटी की आड़ में जो राजनीति सर बाहर नहीं लेके जाएंगे अरन जी, चर्चा के एम्बेड को हम लोग बाहर नहीं लेके जाएंगे, वापस यूपी तक मैं समेटने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल जिस बात का जिक्र अभी कुछ वक्त पहले किया गया था जाति जनगणना को लेकर के, तो जरा राजकुमार भाटी जी एक बार पुनर्भाषित कर दीजिए दर्शकों के लिए कि जातिगत उत्थान की जब आप बात करते हैं तो जाति को परिभाषित आप कैसे करते हैं? सिर्फ एक धर्म विशेष की जाति होती है या सभी धर्मों की जातियों की बातें सपा करती है? देखिए, इस देश में हजारों साल तक वर्ण व्यवस्था रही है,
और वर्ण व्यवस्था के अनुसार 90% लोगों का शोषण किया गया, उनके साथ अत्याचार किए गए हैं, उनके साथ भेदभाव किया गया, उन्हें अछूत बना कर रखा गया, शिक्षा से वंचित किया गया, संपत्ति से वंचित किया गया, सत्ता से वंचित किया गया। जो लोग हजारों साल तक सत्ता और साधनों से वंचित रखे गए हों, उनको बराबरी में लाने के लिए उन्हें विशेष अवसर जाति के आधार पर ही हुआ है। किस जाति ने किसको वंचित कर दिया? जाति के, देखिए अनंत जी, असल में हम और आप किन किन जातियों के साथ खड़े हैं, जरा ये भी बता दीजिए। हम सामाजिक तौर पे बहुत बेईमान समाज हैं। हम जो नहीं बात करते हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं तो सीधी सवाल, मैं तो जगजीवन राम जी, आप उन लोगों को एड्रेस करना चाह रहे हैं जिन लोगों का दमन किया गया। मैं तो सीधा आपसे पूछ रहा हूं कौन कौन सी जातियां जिन्होंने दमन किया और कौन सी वो जाति जिनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। जिस दिन जाति जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे, आपके पास जिस दिन जाति जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं तो फिर वही कह रहा हूं सर। अरे मैं भी वही कह रहा हूं जो आप पूछ रहे हो। आधार पर तो दमन तो नहीं हुआ। आप संख्या के आधार पर दमन था, जाति के आधार पर तो दमन हुआ। तो मैं सवाल ही आपसे वो पूछ रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं जिनका दमन हो गया और कौन सी जातियों के साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। थोड़ा सा बोलने का अवसर दो मुझे। जो लोग इस देश को मूर्ख बनाने के लिए ये कहते हैं कि केवल अमीर गरीब जाति होती है और कोई जाति नहीं होती। जगजीवन राम 1978 में इस देश के उप प्रधानमंत्री थे। अच्छा, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करने गए। वहां ब्राह्मणों ने नारे लगाए उनके सामने, माफी के साथ मैं कहूंगा, और उस प्रतिमा को गंगाजल से धोया। ये देश के उप प्रधानमंत्री का अपमान कर सकते हैं जब आप जाति के आधार पर। तो क्या खाली ठाकुर, बनिए, राजपूत, श्रीवास्तव, कायस्थ खाली यही होती हैं? ये सैयद, शेख, पठान, अंसारी, मसूरी, ये सब भी आते हैं। सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुए सभी लोग उसमें आते हैं, जाति के दायरे में, पीड़ित जाति के दायरे में, जो भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। ठीक है, जिन्हें पूरी शिक्षा नहीं मिली, बचे हुए। शैलमणि जी अपनी बात आप कीजिए, उसके बाद मैं लास्ट कमेंट लूंगा, फिर उसके बाद विवेक श्रीवास्तव जी और आनंद जी जवाब दे दीजिए मुझे। ये पीडीए में पी फॉर पांडे जी कहां से आया? हम शैलमणि जी मैं देता हूं आपको बहुत संक्षेप में जवाब बोल रहे हैं सर। शैलम जी को बोलना है, जवाब मांग रहे हैं। रोहित जी जवाब मिलना चाहिए। शैलमणि जी उनका जवाब तो मिलना चाहिए, जवाब मांग रहे हैं। शैलमणि जी मैं जवाब दूं क्या आपका? अरे शैलमणि जी पूछ लिया नहीं, कन्नौज में पीडीए में पांडे कहां से आया? वो रोहित जी ने बोला था। शैलम जी नहीं, मैं तो राजकुमार जी को सुन रहा था, कह रहे थे बड़ा शोषण हुआ। कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बना था, बहन मायावती जी ने बनाया था। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उस पर काली पोत दी। काशीराम जी के नाम पे पार्क बना था, उस पर काली पोत दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भूमाफिया है। यही जाति को लेकर सर सवाल ये भी पूछा जाता है जो पब्लिक डोमेन में है कि भाई खाली हिंदू धर्म की जाति क्या क्यों गिराई जाती हैं? क्या विपक्ष हर एक धर्म की जातियों की विवेचना करना चाहता है, उनकी जनगणना करना चाहता है कि नहीं चाहता? बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।